और चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना महामारी की एक अहम खबर के साथ, जहां देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 49,000 के पार पहुंच गई है। वही नए वेरिएंट XBB 1.16 के कारण इस वक्त देश में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने इस पर काफी रिसर्च की है और ये पाया है कि इस पर वैक्सीन कारगर है और ये खतरनाक नहीं है। वहीं जानते हैं कि क्या कोरोना वायरस के एंडेमिक बनने से खत्म हो जाएगा संक्रमण का खतरा। एंडेमिक का क्या है, इन सारे सवालों के जवाब सीनियर डॉक्टर संदीप नायर ने न्यूज 18 को दिए हैं। आइए जानते हैं। देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव संख्या की बात करें तो 44,000 के पार हो गई है। लेकिन अब कोरोना जो है वो पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंडेमिक स्टेज क्या होती है, क्या कोरोना का जो खतरा है वो एंडेमिक होने के बाद खत्म हो जाएगा, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर संदीप नायर है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कहा जा रहा है कि अब ये पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या है ये? देखिए, अगर हम मोटा मोटा समझ लें, कुछ डिजीज एंडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है, पैंडेमिक होती है। नो पैंडेमिक तो हम तब कहा था जब सारा का सारा वर्ल्ड वॉज इन्वॉल्व, सब बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया था कोविड, और शायद ही कोई ऐसा देश या कोई जगह थी जिसको नहीं उन्होंने इन्वॉल्व किया था। उसके बाद से काफी रोकथाम की गई, वैक्सीनेशन हुआ, हर कंट्रीज में चला, इंडिया का तो बहुत अच्छा चला वैक्सीनेशन था। उससे लोग इससे इम्यून होना शुरू हो गए। इम्यूनिटी के बाद लेकिन वायरस तो स्मार्ट रहता ही है, वो अपना बदलता रहा, डिफरेंट स्ट्रेन्स आते रहे, कहाँ डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन, अब XBB, दीज डिफरेंट स्ट्रेन्स आते रहेंगे। अब ये एक तरह से एंडेमिक से बन जाएगा, यानी कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्ट्रेन्स देखे जा सकते हैं, और लेकिन वो उतना वो गंभीर रूप से धारण करने के चांसेस आर वेरी लेस। एक तो क्योंकि हमने अपनी एक इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी जब इन्फेक्ट हो जाते हैं हर कोई। दूसरा, वैक्सीनेशन ने बहुत हेल्प करता है हमारे को इससे छुटकारा पाने के लिए। सो अभी के एंडेमिक से लेकर छुटपुट जगह पे थोड़ा आता रहेगा बीच में, और अभी जैसे ये आजकल आ रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली उतना गंभीर रूप का नहीं है, और ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि सिवियरिटी जो है वो कम होती जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि जैसे जैसे ये एंडेमिक की तरफ बढ़ता रहेगा, इसका जो खतरा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा? उम्मीद करते हैं जी। अगर आप देखें बाकी जैसे वायरस थे, जैसे स्वाइन फ्लू था, H1N1 था, अब H3N2 आया, डिफरेंट वेरिएंट, वो भी एक जमाना था जब उसका भी एक बार एपिडेमिक सा चला था कि हर जगह लोगों को फ्लू हुआ था, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सर्स। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अब कुछ केसेस आते हैं, लेकिन उतने गंभीर रूप से ज्यादातर नहीं जाते हैं। उम्मीद यही है कि ये भी अब एक तरह से धीरे धीरे अपनी विरुलेंस और अपनी जो क्षमता है कम हो, और ऑफ कोर्स फिर भी हमारे को प्रिकॉशंस पूरी रखनी है, वैक्सीनेट करके रखना है, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम उनको होगी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली होगी, क्योंकि उसमें अगर हो जाएगा इन्फेक्शन तो गंभीर रूप से होने के चांसेस ज्यादा है। सर, जिस तरीके से केसेस में उछाल रोज देखा जा रहा है, क्या आपको वजह लग रही है कि इतने केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि कुछ दिन तक केसेस बढ़ेंगे फिर ग्रेजुअली फॉल होने लगेंगे? देखो, इसको वेव्स कहते हैं, इसी को तो वेव्स कहते हैं, बड़ा कम हुआ, तो ये भी एक वेव है, लेकिन ये बड़ी माइनर सी वेव है, और केसेस ज्यादा इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने प्रिकॉशन लेनी छोड़ दी है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जो हैंड हाइजीन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो हमारे लिए हम उसको नहीं पालन कर रहे हैं, तो ये बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको फिर से अगर हम पूरे प्रिकॉशन लेंगे तो डेफिनेटली हम इससे छुटकारा पा। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी। आज भी लोगों को जो वैक्सीनेशन के लिए काफी कुछ थॉट्स हैं, उनको डर है, हालांकि 2 डोजेस सब ले चुके हैं, लेकिन बूस्टर को लेकर अभी भी लोग सोच रहे हैं लगवानी है नहीं लगवानी। कितना जरूरी है बूस्टर डोज? बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे हम बूस्टर डोज कहें चाहे प्रिकॉशनरी डोज कहें, लेकिन ये डोज भी जरूरी है। जिस तरह से बाकी बीमारियों में वैक्सीनेशन के बाद हम बूस्टर डोज लगाते हैं, इसमें भी जरूर लगाएं, क्योंकि ये आप अपने लिए भी और सारी कम्युनिटी के लिए आप हेल्प करेंगे अगर आप उसको प्रॉपरली वैक्सीनेट करेंगे। देखिए, वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, मगर ये जरूर है कि अगर होगा, वैसे तो नहीं होगा मोस्टली, लेकिन
होगा तो आपको गंभीर रूप से आने के चांसेस वेरी लेस होंगे। सो प्लीज अपने आप को टोटल वैक्सीनेट करके रखें। तो अब डॉक्टर संदीप नाहर को सुन रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो कोविड है वो एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है और जो इसका खतरा है वो कम होता दिख रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां की विदेशी कर्ज अदायगी में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर इसके विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ रहा है। कर्ज अदायगी के कारण एबीपी विदेशी मुद्रा भंडार में $170 मिलियन की गिरावट आई है। सेंट्रल बैंक के जरिए किए गए आंकड़ों के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुद्रा भंडार 7 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में $170 मिलियन गिर गया। ऐसा विदेशी ऋण चुकाने के कारण हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि इसका भंडार अभी $4.03 अरब का है, जो एक महीने के आयात को भी कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार $5.5 बिलियन है, जबकि देश का कुल भंडार $9.6 बिलियन है। आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौते में देरी के बीच पाकिस्तान की $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट जारी है। डिफॉल्ट के जोखिम से बचने के लिए बहुत जरूरी धन जारी करेगा। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये जो आंकड़े अभी सामने आए हैं, इससे खासतौर पर हमें क्या पता चलता है, जरा ये भी तफसील से बताइए। और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जीडीपी को हम कहां देख सकते हैं, इस पर भी जानकारी दीजिए शैलेंद्र। देखिए जैस्मिन, जो ये आंकड़े हैं ये अपने आप एक तस्वीर बयां करते हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनके पास रिजर्व में सिर्फ $4 बिलियन रह गया है, जो कि बहुत कम है एक महीने के भी इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको इंपोर्ट कराया जाता है। तो ऐसे में जब तक रिजर्व से पैसा ना हो तब तक इंपोर्ट्स जो है वो थम जाते हैं, सप्लाईज नहीं हो पाती है। इसीलिए हमने देखा है पिछले दिनों में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में वहाँ की महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत सी कंपनीज को काम बंद करना पड़ गया, बहुत सी इंडस्ट्रीज ठप हो गई हैं और बहुत सी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बाहर से माल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है उसका बहुत कम कर दिया प्रोडक्शन। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात बहुत संकट में है। और इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से भी कल एक बयान आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि जिस तरह के हालात हैं कि हम कर्जा लेते हैं फिर उसको चुकाते हैं, हम इसी जाल में फंसे रहेंगे जब तक कोई नई पहल नहीं होती। हालांकि वो अपने इलेक्शन से जोड़ के इसको बोल रहे थे, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त कि IMF का बेल आउट पैकेज उसे मिले। लेकिन फिलहाल IMF भी कतरा रहा है पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से, क्योंकि बहुत से ऐसे कंडीशंस है जिनको पाकिस्तान ने फिलहाल पूरा नहीं किया है। और वहीं अगर हम बात करें उन देशों की जिनसे पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा था, जिसमें सऊदी अरब, UAE, चाइना, इन सब से अब तक पाकिस्तान को तौर पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि उम्मीद वो भी कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो हालात पाकिस्तान के अंदर है इसका सीधा जो खामियाजा है वो वहां की आवाम को चुकाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और हाल ही में शैलेंद्र एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें IMF ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया था। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर भी ये रिपोर्ट सामने आई थी। 2% से घटकर 0.5% पाकिस्तान की जीडीपी का इसमें जिक्र किया गया था। ये भी किसी एक बड़े झटके से कम नहीं है आगे आने वाले सालों के लिए पाकिस्तान के लिए। देखिए जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जीडीपी है वो पाकिस्तान की बहुत घटा दी है, 1% से भी कम कर दी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, अगर देखिए पाकिस्तान का भारत से कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ा मुल्क है भारत। अगर हम कंपैरिजन बांग्लादेश से करें, जो कि आजाद 1971 में हुआ था, वो भी आज पाकिस्तान से बेहतर हालात में है, बेहतर स्थिति में है। तो ऐसे में हम देखें कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत किया इतने सालों तक कि उसकी हालत आज ये हो गई। और वहीं बांग्लादेश जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। ये साफ है कि जो पॉलिसीज हैं सरकारों की और जो ट्रेड इश्यूज हैं बांग्लादेश के, क्योंकि हमने देखा है कि भारत के साथ पाकिस्तान ने अपना ट्रेड बंद कर दिया था 5 अगस्त 2019 के बाद में। बांग्लादेश के साथ
भारत का जो ट्रेड है वो बहुत मजबूत है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी का खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को अपने इंटरनल इकोनॉमी पर भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये साफ इससे हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, आज भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान लगातार बढ़ावा देता रहा है। उसके लिए उसके पास फंड्स है घुसपैठ कराने के लिए, ड्रोन भेजने के लिए, लेकिन अपनी आवाम के लिए उसके पास फंड्स नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, और बहुत जल्द आईएमएफ से भी किसी तरह के कोई राहत पैकेज ना मिलने की उम्मीद पाकिस्तान को दिख रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिवालियापन का शिकार जो पाकिस्तान हुआ है उसकी हालत बहुत जल्दी सुधरती हुई तो नजर नहीं आ रही है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति अडिग संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने एरिया डोमिनेशन प्लान, जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति, यूएपीए से संबंधित मामलों और अन्य सुरक्षा से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सीमा पार से घुसपैठ में उल्लेखनीय कमी और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की और नियमित पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने श्रीनगर में मई 2023 में होने वाले G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। सभी संबंधित एजेंसियों को कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए समन्वित तरीके से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों की तकदीर बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की चंचला देवी का जिक्र किया है और कहा है कि यह योजना लोगों के जीवन को आसान बना रही है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर की चंचला देवी जी की ये खुशी दर्शाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से किस तरह हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। लद्दाख के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल, थिकसे रिनपोचे, खमतक रिनपोचे समेत कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में एलजी मिश्रा ने कहा कि वो भ्रष्टाचार और नशे को खत्म करेंगे। उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग मांगा है। उन्होंने लद्दाख में जल संरक्षण पर भी जोर दिया। I always seek each and everyone's cooperation, and in that, the major thing which I feel is the drug menace which is coming. The drug menace which is coming. I have been working on that for last about 4 weeks, 5 weeks, and I was astonished to learn from one of the persons who sell the drug. I have not been able to yet bring him to book, because I'm looking for the bigger net to be brought to the book. And he said that my customers are young men between the age of 15 and 20. Imagine what is the gravity of the situation. So that is one thing which is engaging my mind, and in that I want your cooperation to eliminate, eradicate
this selling of the drug, rehabilitation, reform house, home, and all those things come next. The main thing is that we have got to stop this drug coming to our place. So that is one thing. And everything which is helpful to the people, everything which creates amity, everything which creates cooperation, everything which creates goodwill. So, on such an occasion, a gathering like this, I think it leaves a big message. And the message is that we all being human beings, we should live for human beings. That's the आगे message. बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की करेंगे, जहां आज रमजान का चौथा जुमा है। इस पवित्र महीने में जहां लोग विशेष इबादत करते हैं, वहीं घरों और बाजारों में लजीज व्यंजन भी बनते हैं। मस्जिदों के साथ साथ बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। कुपवाड़ा जिले में इफ्तार के वक्त कई तरह के व्यंजन मिलते हैं। वजावान, कबाब और खास तरह के पकवान इस दौरान बनाए जाते हैं। नाजरीन आदाब, नाजरीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन, माह रमज़ान मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस महीना होता है। ये इबादतों यानी कि रहमतों का महीना होता है। इस बार लोग इबादत में मशगूल रहते हैं और अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। और इस बार जब इफ्तियारी का वक्त होता है तो बाजारों में मुख्तलिफ तरह के पकवान हमें नजर आते हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जब भी इफ्तियारी का वक्त होता है तो कुपवाड़ा के इन बाजारों में मुख्तलिफ तरह के पकवान हमें नजर आते हैं। ज्यादातर हमने देखा कि कश्मीरी जो है वाजवान है, जिसमें रेड़े पर रखते हैं रिश्ता, गोश्ताब, कबाब। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि जो ये यहाँ पर इफ्तियारी के वक्त मौजूद रहते हैं, ये यहाँ पर ऑमलेट तैयार करते हैं। लेकिन लोगों की एक भीड़ जो है वो यहाँ पर हमें नजर आती है। हमने देखा बाजार का थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर इस वक्त कबाब जो है, जो कश्मीरी कबाब दस्तयाब रखते हैं, कश्मीरी रिश्ता दस्तयाब रखते हैं। यानी कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर इफ्तियारी के वक्त मौजूद रहते हैं। तो लोग काफी खुश भी रहते हैं क्योंकि उन्हें इफ्तियारी जो है यहाँ पर मिल पाती है। ज्यादातर लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इफ्तियारी अपने ही घर में अंजाम दे, लेकिन जो लोग बाजारों में होते हैं या सफर पे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इसी बाजार, जो कुपवाड़ा का बाजार है, एक मशहूर बाजार है, यहाँ पर इफ्तियारी के वक्त मुख्तलिफ तरह के पकवान जो है वो हमें नजर आ जाते हैं। यानी कि लोग खुशी से यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मुसलमान ये सबसे ज्यादा जो इफ्तियारी होती है उस पर तरजीह होती है मुसलमानों की कि इफ्तियारी खुशी से करते हैं। तो यहाँ पर कश्मीरी पकवान तैयार रहते हैं, जिसमें खासतौर पर हमने आपको दिखाया ये है कश्मीरी कबाब, जिससे कश्मीरी कबाब कहते हैं, और ये है कश्मीरी रिश्ता। ये रिश्ते भी तैयार होते हैं। तो यानी कि जो एक और जो मीट यहाँ पर तैयार हो जाता है ये आग पे तैयार की जाती है। इसमें कश्मीरी में इसे तुज कहते हैं, यानी कि तुज बाजार जो है यहाँ पर मशहूर है। और ये दो तरह के रिश्ते होते हैं। दो तरह के रिश्ते आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक है यखनी का रिश्ता, जिसे कश्मीरी में यखन कहते हैं, और काफी मशहूर है ये यखनी। बार से जुड़े हैं यहाँ पर लोग, इनसे हम जवान हैं खासतौर पर। अब एक और बात भी है कि जवान अब इस साथ साथ इफ्तियारी के वक्त अपना रोजगार कमाते हैं। क्या कितने लोग यहाँ पर आ जाए, कितना रश रहता है इफ्तियारी के वक्त? बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे। इफ्तारी के टाइम बहुत सारी भीड़ भी हो जाती है। हमें टाइम नहीं मिलता है देने के लिए। हमें तकरीबन 2-3 बंदे फिर भी होते हैं यहाँ हेल्प करने के लिए। रिश्ता, कबाब, तुजी, गोश्ताबा, हर कुछ जो भी यानी कि लोग आते हैं लेने के लिए। जी जी जी। तो इसी तरह से कहेंगे कि जिस तरह आपने वहां पर कश्मीरी जो है वाजवान देखा, यहाँ पर भी इन्होंने जो कबाब, एक लाइन लगी होती है कबाबों की, यानी कि कश्मीरी कबाब है। क्या बताएं कबाब शुक्र रब्बस कुन वारियाह इफ्तियार टाइमस वारियाह रश आसान। शुक्र रब्बस कुन सोरी एंड गसा आराम सान का टेंशन केस अहन आ शुक्र रब्बस कुन आराम सान अहन आ इफ्तियार युथि गसा बस ये रश गसा सोरी मान इंशाल्लाह असल पॉइंट नेबा। तो कोशिश ये है कि अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये भी है, ये रिश्ता, गोश्ताब, कबाब जो है इन्होंने जो यहाँ पर तैयारी की हालत में रखे। ये भी काफी खुश है। क्यों रश है ये इफ्तियार चीफ रश शुक्र दोस्त खावा ये खास पर कश्मीर बस रिश्ता कबाब।
चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। किन्नौर में रूपी के नालिंग गांव के कुलदेव नारायण के मंदिर में देर रात आग लग गई। रात 10 बजे के करीब लगी। इस आग में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जिसमें देवता के कीमती सोने चांदी के आभूषण और मोहरे शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में मदद की गई। वहीं शिमला से एक और बड़ी खबर देंगे, जहां प्रशासन ने एक से ज्यादा राशन कार्ड रखने वालों पर कार्रवाई की है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने वेबसाइट पर एक सूची जारी की है और बताया है कि हिमाचल में 34,000 लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है, लेकिन कई कार्ड धारक ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से भी राशन ले रहे हैं, जिन्हें अब आगे से राशन नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे साथ देखिए धार भी रफ्तार भी।